हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, गॉस लॉ, इसके अलावा हमने पोटेंशियल एनर्जी और डायपोल जो है वो सब स्टडी कर लिया है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो ये कैपेसिटेंस जो है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे जेडब्ल्यू की बात करो या नीट की बात करो, दोनों में इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है? तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर, मतलब अपने अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। बट कैपेसिटर क्या करता है, उस एनर्जी को यूज़ भी कर सकता है ना। तो इस पे हम डिस्कशन अभी डिटेल में करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा, दैट इज अ डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको नॉर्मल जो एप्लीकेशन है उसमें कंडेंसर भी बोलते हैं। देखिए जैसे बात करते हैं किसी बाइक के लिए, है ना। तो बाइक में क्या होता है कि स्टार्ट जब उसे करना होता है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है। तो ज़्यादा पावर हम कैसे लेंगे? तो हम स्टार्टिंग के अंदर इंजन के अंदर फ्यूल जो है वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है कि स्टार्टिंग के अंदर बाइक को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा पावर मिलती है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होते हैं उनमें भी ये होता है। जैसे फ़ैन की बात करते हैं, तो जब हम फ़ैन को रोटेट कराते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जब आप फ़ैन को रोटेट करा रहे हो, है ना। अगर हम बात करें फ़ैन के लिए, तो स्टार्टिंग में हम जब फ़ैन को रोटेट करा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं हम, फ़ैन को रोटेट कराने के लिए हमें ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है। अब इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम जो फ़ैन जो है वो हाई पावर का बनाएं। बट हमें पता है कि रनिंग कंडीशन के लिए इतनी पावर नहीं रिक्वायर्ड, बस स्टार्ट करने के लिए इतनी पावर रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट यूज टू स्टोर एनर्जी। तो इसमें क्या करता है, ये चार्ज जो है वो स्टोर रखता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं फैन को, तो ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर जो एनर्जी होती है ना, जो चार्ज होता है उसको एक स्मॉल टाइम के अंदर क्या करता है, फैन को सप्लाई कर देता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा चार्ज मिलता है, तो एक हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ़ैन को मिलता है, जिससे फ़ैन जो है वो रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। अब ये कैपेसिटर जो है उसने अपना काम कर दिया। फ़ैन जब रोटेट होने लगेगा तो अब हमें जो नॉर्मल सप्लाई है उसके थ्रू जो है वो फ़ैन को रोटेट कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है वो अप्लायंस के अंदर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारी एनर्जी जो है स्मॉल टाइम के अंदर प्रोवाइड करा देता है और वापस फिर चार्ज हो जाता है ना। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अब एक कैपेसिटर होता क्या है वो चीज़ समझते हैं। जैसे एक आइसोलेटेड कंडक्टर है ना। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब इसके अराउंड और कोई दूसरा चार्ज नहीं है। तो इस आइसोलेटेड कंडक्टर पे टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें, तो हम क्या देखते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो पे इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी क्यू इज इक्वल टू जो है वो जीरो है। तो इस पर जो पोटेंशियल है वो भी जीरो है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे ना तो इस पर कोई चार्ज है ना इस पर कोई पोटेंशियल है। अब हम क्या करते हैं, इस पर धीरे धीरे जो है वो कुछ चार्ज देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ता है, तो चार्ज के बढ़ने के साथ इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। तो जब हम इसे चार्ज देते हैं, है ना, तो इससे होगा क्या, चार्ज के साथ जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज और पोटेंशियल होता है उसमें रिलेशन होता है कि यहाँ पे जो चार्ज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए बात की जाए, है ना, तो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए हम क्या बोलते हैं कि व्हेन कंडक्टर इज चार्ज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्या बोला, जब कंडक्टर जब चार्ज करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इट फाउंड दैट द आइसोलेटेड कंडक्टर, है ना, इसकी डायमेंशन जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए और जो इनफाइनाइट है वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है और यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब हम कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है ना, तो चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी हमें मिलता है,
ठीक है, यानी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हमें मिला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास C जो होता है इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। यहाँ जो C है इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड अदर फैक्टर जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये चार्ज और पोटेंशियल इनकी जो रेशियो है ना, रेशियो पे डिपेंड करता है। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ये इनकी रेशियो पे डिपेंड करता है। ये सिमिलर टू रेजिस्टेंस है। देखिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसमें से एक चीज़ है कैपेसिटर। एक तो जैसे होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीन अप्लायंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंट्रोल करने में काम आते हैं। तो सेकेंड जो है वो कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू होगी क्यू बाय बी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर जो है ना, सॉरी ये है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो डिफाइन क्या होता है, दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी चार्ज को स्टोर करने की और एनर्जी स्टोर करने की। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है वो एक कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो एक कैपेसिटेंस जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहला इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, जो सॉरी दूसरी इसमें बात क्या है कि इसकी जो एसआई यूनिट है उसे हम लिखेंगे m-1 L-2 एम्पियर टू टेम्परेचर 4। दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस है ना, Q बाई वी से हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है ना। वैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के और भी तरीके जो है अभी हम आगे देख लेंगे इसमें। दूसरे फॉर्मूले देखेंगे जैसे एनर्जी का जब आएगा तो उससे भी डायमेंशन फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं इसका। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट जो होती है दैट इज फेरेड। 1 फेरेड इज डिफाइन एज, देखिए हमने कहा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो जब हमारे पास कंडक्टर पे 1 कूलम चार्ज है, उस पर पोटेंशियल 1 वी है ना, 1 वोल्ट है, तो इसको हम बोलते हैं 1 फेरेड। ठीक है, 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, है ना। तो एक्चुअल में जो 1 फेरेड है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम जब नॉर्मल यूज़ करते हैं तो उसे माइक्रो फेरेड या पीको फेरेड है ना या नैनो फेरेड में यूज़ करते हैं। तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, पीको मतलब 10⁻⁻12, नैनो मतलब 10⁻⁹ ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो कैपेसिटेंस की बात है, तो कैपेसिटेंस जो है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस जो है सबसे पहला वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा है, मतलब सर्कुलर है, प्लेट का है, या फिर सिलेंड्रिकल है, या स्फेरिकल है। तो उसके शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है कि आपने उसका जो एरिया है वो कितना लिया है। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन जो है उस पर डिपेंड करता है। साइज अगर बड़ा होगा तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस जो है उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एक तो ये डिपेंड करता है शेप पर, दूसरा डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पर। देखिए मीडियम अगर हम चेंज करते हैं तो मीडियम के साथ कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होती है और एक्चुअल में इंक्रीज होती है। कितना कैसे वो हम अभी आगे देखेंगे भी। तो इसमें क्या कहा, सराउंडिंग के साथ जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता है, तो कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होती है। प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज है ना, तो देखिए कंडक्टर जो है वो उसकी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। जब हम उसके पास दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस कंसेप्ट को अभी हम देखेंगे जब हम कैपेसिटर का कंसेप्ट समझेंगे। तो अभी इतना समझिएगा कि यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज जो है दैट दैट चेंजेस कैपेसिटेंस है ना, और वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस उसे इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कौन सा फैक्टर है जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता, तो उसमें पहला फैक्टर है कि चार्ज। हमने कंडक्टर पे चार्ज कितना लिया है उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर पोटेंशियल जो है वो कितना है वो डिपेंड नहीं करता। देखिए कैपेसिटेंस जो है दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है, अगर मैं चार्ज घटाता हूँ तो पोटेंशियल भी उस रेशियो में डिक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, उन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करेगा उसकी डायमेंशन पे। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमने कैपेसिटर को कितना चार्ज कर रखा है उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सॉरी एक पहले एक इलेक्ट्रेशन देख लेते हैं फिर थ्योरी पे दोबारा मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ है
कैपेसिटर गेट्स अ चार्ज 60 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट। कैलकुलेट कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस जो है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा, चार्ज 60 अपॉन 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 5 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रो फेरेड है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से बोलेंगे कि चार्ज जो है वो अलग है और बैटरी कुछ अलग है, तो कैपेसिटेंस जो है उस चीज़ पे चेंज नहीं होगा। चार्ज और कैपेसिटर बैटरी के केस में, वोल्टेज के केस में कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, है ना, कंडक्टेंस का जो रिलेशन है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है उसके लिए जो रिलेशन है ना कैपेसिटेंस का, वो रिलेशन क्या होता है ना। देखिए हमने क्या किया, कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो आर है ना। अब इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अज्यूम करते हैं कि इसे जब हम चार्ज दे रहे हैं तो किसी टाइम टी पे इस पे जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक है, फिर और स्मॉल अमाउंट चार्ज दिया डी क्यू। तो इस चार्ज क्यू और डी क्यू एक्स्ट्रा देने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन जो होगा उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो फाइनली जो हमने इस पर टोटल चार्ज दिया है ना, वो टोटल चार्ज दिया हमने इसको कैपिटल क्यू। तो इसे फाइनल चार्ज जो दिया वो हमने कैपिटल क्यू दिया। तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो अब हम फाइंड करते हैं कि इस कंडक्टर के लिए, है ना, इस कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस जो होगी वो कितनी होगी। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कि क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस जो है वो मिल जाएगा आर अपॉन के। ठीक है, और जो के होता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1 अपॉन के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो ऊपर आ जाएगा। ये रिलेशन हमें मिला इनटू आर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है उसका रिलेशन हमें यहाँ पे मिला, और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए बात की जाए तो कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है वो हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलता है। देखिए यहाँ से अपने आप पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर है मीडियम, कि कैपेसिटेंस जो है मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मीडियम चेंज कर दूँ तब, जैसे कि मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को एक सराउंडिंग जो है वो चेंज कर दी। ठीक है, मैंने एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा है इस मीडियम के लिए। तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, तो देखिए कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है सी, है ना, इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। रेडियस तो हमने सेम रखी है, तो मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी 4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम के लिए, और उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना, कैपिटल आर रेडियस के लिए। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं सी एम इजिकल टू, देखिए यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को अलग देखते हैं इंटू एप्सिलॉन आर। देखिए ये जो है ये, है ना, तो ये तो एयर के अंदर इसकी कैपेसिटेंस है, तो इसको हम लिख लेते हैं सी, नॉर्मल सी से, है ना, या फिर एक काम करते हैं सी नॉट से डिनोट कर लेते हैं। ये जैसे सी नॉट है, तो सी नॉट जो है वो वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस बता रहा है, तो सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास ये रिलेशन हुआ मीडियम और वैक्यूम के अंदर। तो अब एक चीज़ यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, इसका जो रेशियो है वो एप्सिलॉन आर के बराबर आ रहा है। और हमें पता है एप्सिलॉन आर जो है इसकी, इसका जो मतलब वैल्यू होती है वो हमेशा
ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सी एम अपॉन सी नॉट जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि सी एम जो है दैट इज ग्रेटर देन सी नॉट, यानी किसी भी मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज ग्रेटर देन इन वैक्यूम। तो अभी हमने कहा था कि अगर मीडियम हम चेंज करते तो मीडियम चेंज करने के साथ कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है, और वो कितना इंक्रीज होगी? वो एप्सिलॉन आर टाइम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई मीडियम है ना, और उस मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस जो है वो कोई सी है, और जो मीडियम है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 81 है, तो उसके लिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? वो 81 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस जो है वो उतना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने बात की आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, तो उसके लिए हमने रिलेशन देखा, उसका रिलेशन होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर होती है। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर पे। तो देखिए, एक जो सिंगल कंडक्टर की बात करते हैं, तो एक सिंगल कंडक्टर जो होता है वो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो काफ़ी कम होती है, और वो डिपेंड करता है उसकी डायमेंशन पे और मीडियम पे। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ तो मेरे पास एक लिमिटेशन होती है उसकी साइज़ की, मैं इतना बड़ा जो है वो उसका साइज़ नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन पे हम देखते हैं कि एक सिंगल कंडक्टर जो होता है उसकी एनर्जी जो है वो उसकी सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक स्टोर होती है। जैसे कि मैं एक कंडक्टर की बात करता हूँ, तो इसकी जो टोटल एनर्जी जो है वो उसकी सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक स्टोर है, जिसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, है ना। इसकी वैल्यू जो है बहुत कम है और उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो इसको हम कैपेसिटर नहीं बोलते। नॉर्मल जो कंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, बट इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर जो है वो थोड़ा अलग है। तो अगर हमें इसी कंडक्टर के लिए, है ना, जैसे हमने कहा कि ये जो कंडक्टर है ये कोई कंडक्टर है जिस पे हमने कोई चार्ज दिया, तो स्टार्टिंग में इस पे कोई चार्ज था नहीं, है ना, तो स्टार्टिंग में चार्ज जीरो था। जैसे जैसे हम इस पे चार्ज दे रहे हैं तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इस पे पोटेंशियल जो होगा वो इंक्रीज होगा, बट क्वेश्चन है कि कितना इंक्रीज होगा, है ना। तो हर एक मीडियम के लिए, है ना, सराउंडिंग मीडियम जो है उसकी एक लिमिट होती है जिससे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लिमिट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लिमिट होती है ना, जिससे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लिमिट। मतलब जब हम यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं, चार्ज में यहाँ पर इसकी सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन हो गया ई डाइलेक्ट्रिक लिमिट से, तो कंडक्टर जो है वो चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, और जो सराउंडिंग मीडियम है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, और सरफेस से जो चार्ज होगा वो इस बाग की फॉर्म में क्या होगा, सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, हम बोलते हैं इंसुलेटर, एयर जो है वो इंसुलेटिंग है, बट अगर हम बात करें एयर जो है वो एक लिमिट तक इंसुलेटिंग होती है। अगर यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो जो सरफेस होता है, मतलब जो एयर होती है सराउंडिंग होती है वो कंडक्टिंग हो जाती है, और जो चार्ज जो है वो वापस बाहर निकल जाता है। मतलब इस लिमिट से ज़्यादा तो चार्ज हम दे नहीं सकते। तो अब हमें अगर, है ना, कैपेसिटेंस बढ़ानी है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। तो अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो देखो, चार्ज तो एक लिमिट तक बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा हम चार्ज तो दे ही नहीं सकते, है ना। तो ये तो हमारे पास मैक्सिमम कर दिया क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करें, कैपेसिटेंस अगर हमको बढ़ानी है तो हम क्या करें कि चार्ज को तो रखें कांस्टेंट और पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें। तो ये हमारे पास एक और वे हो सकता है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। हम क्या करें कि जो कंडक्टर हम बोल रहे हैं, इस कंडक्टर पे जो चार्ज है वो तो हम कांस्टेंट रखें, और कुछ ऐसा करेंगे जिससे पोटेंशियल जो उसकी सरफेस है वो कम हो जाए। तो पोटेंशियल अगर कम हो गया, है ना, V इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू द V अपॉन टी। तो हमने क्या किया, अगर हम पोटेंशियल कम करेंगे तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा मतलब अब इस सरफेस पे हम मोर चार्ज, मोर लिमिट तक चार्ज जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अब हमें पोटेंशियल जो है सरफेस पे कम करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम इसी कंडक्टर के पास एक सिमिलर कंडक्टर लेके आते हैं। तो हमें पता है जब इस कंडक्टर के पास सिमिलर कंडक्टर हम लेके आएंगे तो इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन होने पे इसकी यहाँ सरफेस पे तो आ जाएगा नेगेटिव,
ठीक है, और आउटर सरफेस पे यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो इनर्शियल कंडीशन पे यहाँ पर जो वोल्टेज था वो V था। अब यहाँ पे जब इस कंडक्टर को हम लेके आ रहे हैं तब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन। अब देखिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल पहले V था, अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इस माइनस की वजह से पोटेंशियल प्लस इस पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल, है ना। तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो हम लिखेंगे V माइनस V नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। देखिए इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, इसमें अगर हम अर्थिंग कर दें, यहाँ पे अर्थिंग करेंगे तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा, तो अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। यानी अब जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा, है ना, ये कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी। ठीक है, तो अब इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, V माइनस। तो अब ये वाला जो पोटेंशियल है वो देखो इनर्शियल वाले पोटेंशियल से तो कम ही है, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है सी डैश वो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो दैट इज कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है वो एक्चुअल में दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है ना। जैसे यहाँ पे कंडक्टर ए और बी है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो कंडक्टर होता है वो दो कंडक्टर्स का, सॉरी, दो, ये कैपेसिटर जो होता है दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। और एक कंडक्टर जो होता है इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब इस एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा भी होती है और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। नॉर्मल कंडक्टर को हम कैपेसिटर नहीं बोलते, बट इस कॉम्बिनेशन को, दो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं, है ना। दैट इज कंसेप्ट। तो ये जो कैपेसिटेंस होती है दैट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ कंडक्टर जो है वो हम तीन तरीके के कैपेसिटर्स जो है वो स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें जो कैपेसिटर होगा वो प्लेट फॉर्म में होगा और दोनों पैरेलल प्लेट्स होंगी। दूसरा है स्फेरिकल कंडक्टर, जिसके अंदर हमारे पास प्लेट जो होंगी वो स्फेरिकल फॉर्म में होंगी, है ना, कॉसेंट्रिक स्फेरिकल फॉर्म में होंगी। तीसरा है हमारे पास सॉरी, दूसरा अभी जो मैंने बताया था दैट इज सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल के अंदर दो स्फीयर होंगे हमारे पास, है ना, जिनके सेंटर जो है वो कॉमन होंगे। रेडियस R1 और R2 होंगे, इनर का छोटा और आउटर का बड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन तरह के कंडक्टर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट जो है ना, ये प्लेट, इसको एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। इस प्लेट के पास हम दूसरी कंडक्टिंग प्लेट लेके आते हैं। ठीक है, ये प्लेट्स के लिए जो एरिया है वो ए है, तो दोनों का जो कॉमन एरिया है ये वाला, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि अगर जैसे ये प्लेट हम लेके आए हैं उसका एरिया अगर ज़्यादा भी होता तो जो हम रिलेशन रखते हैं उस रिलेशन में इन दोनों का जो कॉमन एरिया होता है सिर्फ वो कंसिडर होता है, आउटर जो एरिया होगा वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा वैसे भी। ठीक है, तो ये जो एरिया ए है इसके साथ वाला ये वाला एरिया जो होगा ये भी होगा ए। तो होगा क्या, अगर इस कंडक्टर पे यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है तो यहाँ पे इंडक्शन जो होगा वो होगा माइनस क्यू और यहाँ पे होगा प्लस क्यू। हमने यहाँ पे इसको अर्थ कर दिया। ठीक है, तो जो भी प्लस क्यू वाला है वो चार्ज इसके अंदर यहाँ चला जाएगा, तो ये जो है प्लेट अनचार्ज है। ठीक है, तो अब प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, जैसे पॉइंट पी पे बात करूँ, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों की वजह से, है ना। एक तो प्लेट वन की वजह से भी है और प्लेट टू की वजह से भी है। तो प्लेट वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन पे, वो होगा E1। और प्लेट टू की वजह से भी नेगेटिव है ना वो, उसकी वजह से भी डायरेक्शन इधर ही होगी, वो होगी E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट वो होगा E1 प्लस E2 इस केस में। तो ठीक है, यहाँ पे अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर जो हमारे पास E1 है वो चार्ज
क्यू की वजह से। तो यहाँ हमारे पास आएगा क्यू, सॉरी इसे हम नॉर्मल बोलते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक प्लेट के लिए। और सिग्मा की वैल्यू जो है क्यू अपॉन ए रखेंगे तो क्यू 2 a एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। और E2 की वैल्यू रखेंगे तो E2 हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पे चार्ज डेंसिटी, तो इस केस के लिए दोनों के लिए सेम है ना, तो Q अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए रिलेशन, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू जो है वो ई नेट के रिलेशन में हम रख देते हैं, ठीक है। तो ई नेट के रिलेशन में जो हम रखेंगे वैल्यू को, तो हमें ई नेट मिलेगा, ई नेट इजिकल टू, इन दोनों का सम कर देंगे, वो हमें मिलेगा 2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, है ना, तो 2 × Q अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हमें मिला Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और पोटेंशियल फाइंड करना है तो पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल हमारे पास आएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो हमें कहा कि दोनों प्लेट जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ से पोटेंशियल का रिलेशन मिल जाएगा, वो मिलेगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये तो हमें पोटेंशियल मिला। अब हमें पता है जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस डिफाइन है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू ए, ठीक है, सॉरी क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास कैपेसिटेंस का रिलेशन आ गया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। ये तो हमारे पास है कि अगर दोनों के बीच में मीडियम जो है वो वैक्यूम हो, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का रिलेशन आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, हमें पता है ना, मीडियम चेंज करने पे वो इतने टाइम में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कैपेसिटर होता है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो एक कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है दैट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, वन इज एरिया, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे जो कैपेसिटेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी दोनों का जो कॉमन एरिया है वो जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो वो एक लिमिट होती है कि हम एरिया एक पर्टिकुलर लिमिट तक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं क्या है कि एक शीट पे दो शीट को, पैरेलल शीट को रखते हैं, उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कवर कर देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम जब उसे रखते हैं तो उसका एरिया जो है हम ज़्यादा कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दोनों के बीच डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्यू, सॉरी कैपेसिटेंस सी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो जितने पास होंगी, है ना, कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन आर होगा, है ना भाई। अगर मीडियम में बात करो तो मीडियम में कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो हमारे पास होगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो यहाँ पे हम क्या होगा, मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर, ओके। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल। देखिए, जैसे हमें बोला हुआ ये इलस्ट्रेशन, ये एग्जांपल जिसमें हमें बोला हुआ है कि दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है ना, मेटल प्लेट्स से दोनों पे चार्ज जो है वो चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2, और दोनों को ही चार्ज Q2 दिया हुआ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्या है, पहले केस में जो प्लेट हम लेके आए थे वो डिस्चार्ज थी, उस पर चार्ज जीरो था। यहाँ पे क्या है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है। तो उस कंडीशन पे हमें पूछा हुआ है कि बताइए कि जब हम दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो बनाते हैं जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो C है। तो फाइंड कीजिए कि जो पोटेंशियल होगा उन दोनों के बीच में वो कितना होगा, ठीक है। तो एक स्टेप जो है वो इसके अंदर कैपेसिटेंस का तो दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि बताइए कि यहाँ पर, है ना भाई, देखिए कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके डायमेंशन पे, कितना चार्ज उस पर किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर प्लेट जो है ना, जो हम प्लेट लेके आ रहे हैं, देखिए जैसे ये कोई प्लेट है और दूसरी प्लेट जो है वो ये है,
ये प्लेट का एरिया अगर ए है, दोनों के बीच डिस्टेंस अगर डी है और मीडियम जो है वो एयर है, तो इस कंडीशन पे जो कैपेसिटेंस होगा वो हमें पता है, वो होगा हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब दोनों प्लेट्स पे कितना चार्ज रखा है, क्या रखा है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो कैपेसिटेंस तो हमें पता चल गया, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, वो डिपेंड ही नहीं करेगा चार्ज पे। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि सी जो है वो कैपेसिटेंस है, तो बताइए इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो अब ये चीज़ पे डिस्कशन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो देखिए इन प्लेट्स के बीच की अगर बात की जाए तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। तो प्लेट के अंदर किसी पॉइंट P पे मैं बात करूं, तो इस पॉइंट P पे हमारे पास दो फील्ड मिलेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा Q1 की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q2 की वजह से, है ना। तो इस पॉइंट P पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E1, ठीक है। E1 होगा Q1 चार्ज की वजह से, तो हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या Q अपॉन ए लिख सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, सॉरी 2a एप्सिलॉन नोट, है ना। भाई हमारे पास क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा को Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट, तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो E1 इज इक्वल टू क्या मिला, Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं E2, ठीक है। E2 क्या होगा, वो भी होगा Q2 अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नोट। तो ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब एक चीज देखिए कि जो डिफरेंस होगा ना वो होगा Q2 बड़ा है ना, अगर Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो EP हमें मिलेगा इन दोनों का नेट, यानी E2 माइनस E1 हमें मिलेगा, वो मिलेगा Q2 माइनस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिला। तो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होगा वो होगा Q2 माइनस Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पोटेंशियल का रिलेशन होगा V इज इक्वल टू E इंटू डी, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, वो मिलेगा Q2 माइनस Q1, ठीक है, इंटू डी अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है वो हमें पता है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, देखिए यहाँ पे। तो हमें पता चला V इज इक्वल टू, वो हमें मिला Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। देखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है वो कैपेसिटेंस के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन 2C, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल का रिलेशन, ठीक है। एक और चीज यहाँ से देखो, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, इस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि जो प्लेट्स है, प्लेट्स पे चार्ज कितना है। तो देखिए अगर मैं इस रिलेशन पे देखूं तो Q इजिकल टू सी वी होता है, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन 2 इजिकल टू सी वी, है ना। तो अब देखिए यहाँ से मुझे पता चलता है जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स पे चार्ज कितना है, इस प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्ज कितना है, वो है हमारे पास Q2 माइनस Q1। तो ये वाली जो प्लेट है इस पे चार्ज है माइनस ऑफ Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, और इस वाली प्लेट पे चार्ज है वो है Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। तो आगे से हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स के चार्ज का डिफरेंस करके हाफ कर देंगे, दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। और पोटेंशियल जो निकालना है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, और जो कैपेसिटेंस होता है वो तो डिपेंड नहीं करता चार्ज पे, तो वहाँ से रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा, ओके। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ था कैपेसिटेंस फॉर गिवन सिस्टम, तो अगर एरिया ए है, दोनों की भी डिस्टेंस डी है, मीडियम जो है वो वैक्यूम है, तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। क्या होगा, कैपेसिटेंस जो होगा वो डिपेंड ही नहीं करेगा, वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सोचना ही नहीं है, सीधे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हाँ अगर ये बोला होता कि बताइए कि प्लेट्स पे चार्ज जो होगा वो कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये होगा हमारे पास 2Q माइनस Q अपॉन 2, है ना, और ये होगा Q माइनस 2Q अपॉन 2, तो ये हमारे पास होगा प्लस Q, और ये हमारे पास होगा माइनस Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो भी निकालना है फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड जो है वो और सिंपल कुछ रिलेशन देखते हैं, जैसे कि हमें बोला हुआ है
प्लेट्स है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला हुआ है, जिसके लिए हमें बोला हुआ है कि जो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो दी हुई है हमें 10 mm। ठीक है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस दी हुई है d, वो दी हुई है 10 mm, या 10 mm को हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ यानी 1 × 10⁻²। मीटर। ठीक है, ये तो हो गया डी। और जो एरिया है वो हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। वो बोला हुआ है कि दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10,000 है, यानी 1 × 10⁻⁴ वोल्ट है। तो अब हमें पूछा हुआ है, बताइए पहला कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो कितना होगा। तो देखिए कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू क्यू, है ना, अपॉन V। बट यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल तो दिया हुआ नहीं है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए एरिया हमें दिया हुआ है 1, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी, दोनों के बीच दिया हुआ 10⁻⁻2। तो ये हमें मिल जाएगा कैपेसिटेंस, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड। ठीक है, तो ये हमारे पास आया फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड क्या बोला हुआ है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए चार्ज का रिलेशन अगर निकालना है तो चार्ज हमें निकलेगा फॉर्मूले से C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q इज इक्वल टू हमें मिलेगा CV। देखिए कैपेसिटेंस हमें पता है, वो हमें पता चला 8.85 इंटू 10⁻⁻10। और जो पोटेंशियल हमें दिया हुआ वो दिया हुआ 10⁻⁴, तो रिजल्टन हमें मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या हम लिख सकते हैं 8.85 माइक्रो कूलम। ये तो हमारे पास चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट सी के लिए। तो पार्ट सी में बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन कौन सा यूज़ करेंगे। देखिए कैपेसिटर जो है बहुत इजी पोर्शन है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा रिलेशन काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज इक्वल टू, वो हम यूज़ कर सकते हैं V अपॉन डी। यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पे, तो V हमें दिया हुआ 10⁻⁴ और D हमें दिया हुआ 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये हमें मिला E इज इक्वल टू 10⁻⁶, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया। ओके, तो ये हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस तीनों आ गया। ठीक है, तो ऐसे एक और इजी इलस्ट्रेशन देखते हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट हैविंग एरिया। तो अब यहाँ पे क्या है, जो स्क्वायर प्लेट है उसकी साइड्स दी हुई है, ये दिया हुआ 20, ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि यहाँ पर है ना दोनों प्लेट्स जो हैं, है ना, दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1 mm है। तो बताइए जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया होगा 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 20 × 20 400 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये होगा 4 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया, डी जो है वो है हमारे पास 10⁻⁻3 मीटर। तो हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एरिया जो है वो 4 × 10⁻⁻2। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी जो है दोनों के बीच में कितना है, डी जो है 10⁻⁻3 है, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। देखिए ये मिलेगा 10⁻⁵ है ना, तो 4 × 8.85 इंटू 10 है ना 10⁻⁻7। ठीक है, और 4 × 8.85 जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 35.4 इंटू 10⁻⁻7, या हम लिख सकते हैं 3.54 है ना 10⁻⁻6 यानी माइक्रो फेरेड। ये हमारे पास आंसर आ गया इसके कैपेसिटेंस का।